IBPS PO दे के आए हो, मेंस का एग्जाम होना 26 नवंबर को। कन्फ्यूजन भी है कि पास करोगे कि नहीं करोगे, या पता है पास करोगे लेकिन तैयारी करनी कैसे है, एग्जाम देना कैसे है, एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है, यही जानना है ना। बिल्कुल सही जगह आए हो मेरे भाई। मैं आलोक स्वागत करता हूं आप सभी का इन सारे इन्फॉर्मेशन के साथ मेरे अपने यूट्यूब चैनल द एस्पायरेंट में। जैसा कि मैंने आपको बताया और थंबनेल में भी आपने देखा, ये जो वीडियो है ये वीडियो जो है आपको पहले तो ये कि आपके जो अटेम्प्ट्स हैं IBPS PO में यदि कम हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और साथ ही में जो आपको लग रहा है जिनका कि आप श्योर हो कि आपका रिजल्ट आना है उन लोगों को तैयारी कैसे करनी चाहिए और साथ में बाकियों को भी तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात, IBPS PO मैंने भी दिया है। मेरा जो पेपर था 16 नवंबर को था और फर्स्ट शिफ्ट में था। मेरी जहाँ तक बात है तो मैंने जो है लगभग मेरे जो भी आपके सामने ये बंदा खड़ा है, ये बंदा 8-9 सालों तक मैंने तैयारी की है। SSC बैंकिंग रेलवे सबकी मैंने तैयारी की, मिक्सचर किया एकदम। और उसके बाद 8 सालों तक कोई सक्सेस नहीं। अगले साल 4 सरकारी नौकरी मेरे पास, उसमें से बैंक का एक, IBPS क्लर्क, LIC का एक और बाकी 2 SSC की जॉब्स। तो IBPS PO सपना था, हमेशा से देते आ रहा था। प्री भी पास, लगातार प्री पास कर रहा था 17 के बाद से। बहुत सारे वीडियोस हैं पहले, उसमें बहुत सारा मैंने अपना बताया है। अब ज़्यादा ये सब बोल के अपना वीडियो कल जो है टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन मोटा मोटी मेरे बारे में जान लो, चूँकि मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ चूँकि मेरे पास भी एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। पिछले साल का भी मेरा IBPS PO जो है वो मेरे बहुत कम नंबर से रह गया था और वो मेंस के कारण ही रह गया था। ठीक है, तो इस बार मैंने दे दिया ऐसे डालने के लिए, मैंने प्रैक्टिस के लिए दे दिया था कि सोचा था मैं आगे रिव्यू करूंगा, बताऊंगा कैसा पेपर रहा, पर मैं कर नहीं पाया। लेकिन चलो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया मुझे। पेपर में जो मेरा सबसे पहले 1 मिनट सुन लो, पेपर का जहाँ तक मेरा लग रहा है इस बार स्टैंडर्ड SC वैकेंसी आपको पता है अच्छी खासी 6-7 हज़ार तो पहले ही थी। उसके बाद और भी वैकेंसी भी ऐड होनी है। अभी हाल में सेंट्रल बैंक ने ऐड किया, तो वैकेंसी ज़्यादा है, तो आपको जो है कट ऑफ कम देखने को मिलेगा और प्लस पेपर का लेवल भी बढ़िया है। IBPS PO के लेवल में रीजनिंग मैथ में एवरेज जो है 15 से 20, 22, 25 अटेम्प्ट हो रहे थे, वो भी बहुत कम लोगों के हो रहे थे। तो यदि आपका अटेम्प्ट, मैं मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा जज करता हूँ क्योंकि मैं बिहार से हूँ और मैथ रीजनिंग में हमेशा पकड़ के चलता हूँ। इंग्लिश का जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पर आप 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं मार सकते। ऐसे इंग्लिश ईजी था नो डाउट, खास मेरे शिफ्ट में। बाकी कुछ शिफ्ट में नॉर्मल इंग्लिश का लेवल वही था, थोड़ा थोड़ा रीजनिंग और मैथ में थोड़ा थोड़ा अंतर था। रीजनिंग में खास के अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग अंतर था, जैसे मेरे कुछ और लोगों से बात हुई है। ठीक है, तो अब क्या है कि नॉर्मली क्या है, इंग्लिश में आप 100% एक्यूरेसी नहीं मार सकते। तो यदि मैथ रीजनिंग में आप 30-35 तक भी अब अटेम्प्ट करके आए हैं और आपको लग रहा है कि हाँ आपका सही है, 30-35 नंबर आप मैथ और रीजनिंग में निकाल ले जाएंगे, तो भाई आप रिजल्ट पार कर जाओगे, यदि इंग्लिश आपका ठीक ठाक भी है तो। ठीक है, तो इस बात को पहले समझ लेना। कट ऑफ मेरे हिसाब से 45 से 50 के बीच में रहेगी। 50 पिछले बार गई थी जनरल की, इस बार कट ऑफ में कुछ डिक्रीज देखने को मिलेगा, लेकिन 45 से 50 तक के बीच में कट ऑफ इस बार रहेगी। तो यदि आप कहीं इसके बीच में आ रहे हो तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। यदि मैथ रीजनिंग में आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। अब तैयारी करनी कैसे, समय आपको पता है, मेंस का डेट फिक्स है 25 या 26 नवंबर को शायद मेंस होने वाला है। तो अब मेंस को पास करने के 2 तरीके होते हैं। पहला कि आपने मतलब 2 चीजें मैटर करती है कि आपका मेंस में आप अच्छा स्कोर करें। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने जो तैयारी अभी तक पिछले कुछ दिनों से की है, और जो भी मेरे वीडियोस को देख रहे हैं वो भाई आप IBPS PO आप पास करने वाले हो या पास कर जाओगे, जब तक आप ये देख रहे होगे तो आपको पता है कि चीज़ें होती कैसे। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको जो 1 महीना बचा है उस बीच में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इस 1 महीने में क्या करना चाहिए, और साथ ही में जब आप एग्जाम देंगे उस दिन आपको कैसे अटेम्प्ट लेना चाहिए एग्जाम का, क्या पेपर का अटेम्प्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो 1 महीना बचा है उसमें बस सिंपल सा वही बात है, मॉक्स वगैरह आप दो, मॉक्स लगाओ। आपने चीज़ों को पहले से पढ़ रखा है, आपको पता है इंग्लिश में क्या होने वाला है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसेज आपको बनाने चाहिए, चीज़ों को पढ़ना चाहिए। 1-1.5 घंटा आप रीडिंग में डाल सकते हो। यदि 1-2 पैसेज भी बनाओगे टाइम देख के तो उससे भी आपको फायदा होगा। बनाना कैसे है आगे बताऊंगा। यदि मैं मैथ रीजनिंग में बात करूं तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट वगैरह आपको अच्छे से होनी चाहिए पता, क्या क्या अर्थमेटिक का खास के, चूंकि यहाँ पे आपको DI मिलेंगे, अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे मैथ में देखने को, तो आपको DI का थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए आपका। साथ ही में कॉन्सेप्ट तो आपके बगल में, ये दोनों हाथ के बीच में होना ही चाहिए कॉन्सेप्ट, कि आप उसको दबा के चल रहे हो ताकि आपको थोड़ा सा भी वहाँ पे फंसाए तो दिक्कत ना हो।
रीजनिंग की जहाँ तक बात है, पजल्स वगैरह का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हो अभी जो ज़्यादा टाइम है, लेकिन ज़्यादा बड़े पजल्स की प्रैक्टिस मत करना मेरे हिसाब से, चूंकि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि भले ही रीजनिंग में बहुत सारा मिनट है, बहुत सारा टाइम, शायद 60 मिनट है रीजनिंग में, लेकिन ये 60 मिनट भी काफ़ी नहीं होता यदि पजल अच्छा खासा आ जाए तो पजल्स, बड़े बड़े पजल्स को थोड़ा अवॉइड करना। हाँ, एक दो पजल्स आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे, लेकिन वो भी आपको मैं बताऊंगा कि करने हैं कैसे, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें हैं रीजनिंग में, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस आप कर सकते हो इन बचे हुए दिनों में, बाकी आपका मॉक से भी हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट में जीएस बचा, जो सबसे हॉट टॉपिक होता है, जो अब यहाँ से लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो भाई जीएस ने अभी बहुत ज़्यादा कांड किया है यूपीएस में, मेरा भी बहुत बार जीएस के चलते रुका है। क्वेश्चंस पढ़े हुए आपको आएंगे, समझ में आएगा कि मैंने इसको पढ़ रखा है, लेकिन वो जो पूछा है आपने वो नहीं पढ़ रखा है, मतलब कि आपको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, आपको चीज़ों को थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं उसको कोशिश कीजिए कि उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सारे चीज़ को पढ़ ले, क्योंकि आपको बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप जान रहे होते हैं वो क्वेश्चन पूछ देता है, और जो आप नहीं जानते वो ऑप्शन में रहता है उसी से रिलेटेड। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए, आपने कुछ ना कुछ फॉलो किया होगा। मैं अड्डा फॉलो करता था, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। और स्टडी IQ का लास्ट में जो एक ऑब्जेक्टिव वाला होता है वो तो कर ही लो, वो भी आप कर सकते हो। तो करंट अफेयर्स के लिए और कोई यदि 6 महीने की यदि कोई आपके पास बुक अवेलेबल है या कोई PDF अवेलेबल है किसी साइट पे, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये सारी चीज़ें करनी कैसे है और जो बचा हुआ दिन इसमें करना क्या है। अब है कि एग्जाम को अटेम्प्ट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए। देखो सिंपल सा बात है, जितना मैटर करता है कि आपने पीछे क्या पढ़ रखा है, लगभग उतना ही मैटर करता है कि आपका उस दिन 2 घंटा जो भी मेंस का टाइम है वो कैसा जाता है। समझ रही, मेरे को 2 घंटा से ज़्यादा जो भी टाइम है वो कैसा आप परफॉर्म करते हो वहाँ पे। यदि आप अच्छा परफॉर्म कर गए ना, तो भले ही आपने जो तैयारी नहीं करके रखी, आपका एक रिदम बन गया तो आप मेंस को पास कर सको। मैंने भी इसी तरह पास किया। मैं कोई बैंकिंग स्टूडेंट प्रॉपर एस्पायरेंट नहीं था, SSC की तैयारी करता था, लेकिन मेरा SSC की तैयारी में ही बैंक में मेरा रिजल्ट हो जाता था। अभी भी होता है। ये जो मैंने प्री दिया है, वो प्री में मेरे जो अटेम्प्ट थे वो शायद 19 और 21 थे मैथ रीजनिंग में, और इंग्लिश मैंने सारा मारा था, ठीक है। जबकि जो मैंने लास्ट मॉक मारा था मेरी लाइफ का अभी का, वो पिछले 8 महीने पहले मारा था। तो आप समझ सकते हो किस लेवल की मेरी तैयारी थी, लेकिन फिर भी मैं ठीक ठाक अटेम्प्ट करके आया और मुझे पता है मेरा प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि एग्जाम अटेम्प्ट करने के तरीके में बात करा तो मैं सब्जेक्ट बाय जाऊंगा। सबसे पहले इंग्लिश। आपको पता है कि आपको यहाँ पे 35 क्वेश्चन होते हैं, 35 क्वेश्चन है। 35 क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर मोस्टली देखने को मिलेंगे पजल्स। तो पजल्स को कैसे डील करना है, पहली बात, पजल्स को करने का सबसे सही तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं आपको ही बता रहा हूँ। कभी भी क्वेश्चन को पहले पढ़ें, पजल्स को पहले नहीं पढ़ें। आप ये नहीं कि पूरी कहानी पढ़ने लग गए और पता चला क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। नॉर्मली ऐसे आपको मेंस के क्वेश्चन में बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 10 के 10 लॉजिकल मिलेंगे, समझ रहे हो बात को। तो आपको क्या करना है, पहले जो भी पजल आपको दिखे उसका सारा क्वेश्चन पढ़ लेना है। आपके पास रफ सीट अवेलेबल रहती है, कुछ ना कुछ हिंट्स लगा लो, उसमें कुछ छोटा छोटा हिंट्स लिख लो कि पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, दूसरा ये पूछ रहा है, तीसरा ये पूछ रहा है। खास कर जैसे जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो तो आप उसमें 1-2 वर्ड से ही समझ सकते हो कि भाई कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं वही करता हूँ, अभी भी वही करता हूँ, अभी भी एग्जाम में वही प्रोसेस फॉलो करता हूँ, उससे मुझे रिजल्ट भी मिलता है। क्वेश्चंस को मैंने पहले लिख लिए, 1-2 मिनट लगा मुझे लिखने, उसके बाद मैंने पैसेज पढ़ना स्टार्ट किया, और जो क्वेश्चंस को भी मैं साथ साथ देखते गया, एक एक पैराग्राफ पढ़ के कि भाई कुछ क्वेश्चंस इसमें मेरे निकल रहे तो मैं उसी समय उसको बना लेता था। इससे क्या होता ना, 50% मेरा काम जो है ना एक बार पढ़ के ही हो जाता था। और नॉर्मली ऐसा होता नहीं, आप साथ में साथ पढ़ते पढ़ते आपका 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद जो आपका समय बचा है, जो लॉजिकल क्वेश्चंस है, आपको पता है कि वो चीज़ कहाँ पे दिया हुआ है, आप उस सेक्शन पे जाकर के दोबारा पढ़ के उन क्वेश्चंस को कर सकते हो। यही पैसेज करने का सही तरीका होता है। इस तरह से मेरे भाई करोगे तो आप जरूर सक्सेसफुल होगे, एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। और साथ ही में और भी जो है पैराजम्बल्स वगैरह है या क्लोज टेस्ट है, तो वो आपको जब आप रीडिंग करोगे तो उससे आपका हैबिट बन जाता है, और आपने तैयारी कर रखी होगी अभी तक, तो आपका वो भी जो है हो जाएगा। लेकिन पैसेज को जो मैंने तरीका बताया ये फॉलो करोगे तो बहुत फायदा होगा। अब चलो बात करते हैं इंग्लिश की मैंने बात की 1-2 पॉइंट, और यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पर आपको कोशिश करना है कि आप 20-25 तक 25+ पे यदि आप कर जाते हैं तो आप बहुत एक अपर हैंड मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आता हूँ दूसरा टॉपिक करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स जैसे मैंने पहले भी चर्चा की, थोड़ा सा डीप में आपको जाना पड़ेगा, डीप में चीज़ों को पढ़ें। लास्ट का कभी कभी ऐसा देखा जाता है, मैंने बहुत सारे मेंस के एग्जाम में ऐसा देखा है कि लास्ट के यदि 26 नवंबर को एग्जाम होने वाला है तो 20 नवंबर तक के सारे क्वेश्चन भरे हुए,
25, 22, 23 नवंबर तक ये सवाल आ जाते हैं। तो कोशिश करना, ये जो मंथ नवंबर का मंथ है ना, ये बहुत हॉट है, तो हो सकता है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो पिछले 3 महीने का सवाल पूरा पूछ लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपको 6 महीना का अच्छे से पढ़ना है, लेकिन जो नवंबर जिस दिन भी एग्जाम हो रहा है, तो नवंबर, अक्टूबर, सितंबर इतना तक तो आपको बिल्कुल मुंह पे याद होना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और थोड़ा डीप में पढ़ोगे तो फायदा होगा। कैसे पढ़ना मैंने बता दिया। 2 पोर्शन हो गए। अब बताओ मैथ और रीजनिंग पर मैं आता हूँ, और साथ में एक पोर्शन और है वो इंग्लिश वाला। पहले उसी पे बात कर लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ। इंग्लिश के साथ ही बताना था, थोड़ा लेट हो गया। देखो वो सेक्शन है 25 नंबर का। आपको पता है कि आपको ऐसे और लेटर लिखना है, लिखना नहीं मेरे भाई, टाइप करना है। तो सबसे पहले एक अच्छी टाइपिंग स्पीड होनी आपकी बहुत जरूरी है। टाइपिंग स्पीड मेरी अच्छी थी, मेरी कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी पिछले जो भी मैंने मेंस दी हैं, तो मेरा वो पोर्शन हो जाता था। अब करना कैसा, यहाँ पे हथियार है आपका कौन, लेटर। लेटर को पकड़ के चलो। लेटर का फॉर्मेट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर्मेट कहीं से भी नेट से सर्च कर लो, निकाल लो। फॉर्मेट अच्छा से पता होगा तो आप लेटर लिख लोगे, और लेटर से आपको अच्छा खासा नंबर मिल जाता है। उसके बाद जो एसे का टॉपिक होता है, ये थोड़ा हार्ड टॉपिक होता है। यहाँ पे क्या होता है, लेकिन हाँ एक टॉपिक एसे का जरूर ऐसा आता है जो बहुत कॉमन होता है, तो वो आप लिख लोगे, और ज्यादातर मोस्टली वही लिखते हैं लोग, ठीक है। तो उन टॉपिक्स को कैसे कवर कर सकते हैं, मोटा मोटी करंट अफेयर्स तो आपको पता ही होगा, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक जाने की जरूरत नहीं है। यदि कोई इजी टॉपिक से आपको लग रहा है तो अरिहंत वगैरह की बुक आती है, अरिहंत वगैरह में भी आप जो है उससे भी कर सकते हैं। कुछ जो नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं जो हर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सब पढ़ के जाना है एक बार। और हाँ, लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। यदि आपके पास लिखने की प्रैक्टिस है ना, तो आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर लोगे। मैं भी बहुत डर रहा था, लेकिन मेरा इसमें जो मार्क्स था वो 16 या 17 नंबर आए थे पिछला। मेरे पास वो कॉपी होगी तो मैं दिखा देता हूँ, यदि मिलता है तो मैं वो आपको शो कर देता हूँ। 16 या 17 नंबर जो है मेरे आए थे उसमें, जबकि मैंने कुछ तैयारी नहीं की थी, और मैंने कोई टाइपिंग में रही थी, तो मैंने तो जाके ही सीधा एग्जाम लिख दिया। तो 16-17 नंबर 25 में से। और जबकि मेरा कोई बैकग्राउंड इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं रहा है, मैं भी भाई साहब हिंदी मीडियम से मैंने पढ़ाई की, तो ठीक ठाक नंबर कहे जा सकते हैं, और 4 नंबर ही कहा जा सकता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाली बात हो गई। अब बचा 2 सेक्शन, मैथ और रीजनिंग। यहाँ पे क्या है, यहीं पे इसी के चलते मेरा IBPS क्यों नहीं हुआ था पिछले बार, थोड़ा सा गलती हो गया था। रीजनिंग भी एक क्वेश्चन जो है मैं बना गया था उसको, लेकिन वो करते करते जो है मेरा समय निकल गया था। वो मेरा क्वेश्चन जो है, क्या बताऊं मैं, 10 नंबर का क्वेश्चन था, वो मेरा बिल्कुल चला गया था। इसके चलते ही आज जो है मैं SSC में काम कर रहा हूँ, JSO के पोस्ट पे, शायद बैंक में काम कर रहा होता, और IBPS कलर मैंने हाल में ही छोड़ा है, और मैं SSC JSO मैंने ज्वाइन किया है, CGL की पोस्ट, CGL के थ्रू JSO की पोस्ट को ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि रीजनिंग में क्या करना है। रीजनिंग में देखो सिंपल सा बात है, जो मेरा सबसे अच्छा तरीका, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो बहुत बड़ा बड़ा पजल्स को बनाने की जरूरत नहीं है, हमेशा छोटे क्वेश्चन पे टारगेट करना है आपको। टारगेट कैसे करेंगे, 1 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे, और जैसे मेरा पेपर स्टार्ट होता है हम 1 से लेके 45 क्वेश्चन तक चले जाएंगे। 45 क्वेश्चन या 45 क्वेश्चन है, 45 क्वेश्चन तक हम चले जाएंगे। 45 क्वेश्चंस में हमको सीधा ये देखना है कि कौन कौन से ऐसी चीज़ है जो हमसे बन सकते हैं। यदि बहुत हल्के हैं तो आप बनाते भी चल सकते हैं उन सब चीज़ों को, नहीं तो आप मार्क कर लीजिए कि 12 से 15 नंबर तक हमको बनाना है, उसको टिक कर लीजिए। फिर आपको ऐसा कोई पजल मिल जाता है कि बहुत बड़ा पजल है यार, ये तो एक बार हल्का पढ़ोगे तो पता चल जाएगा भाई 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल बहुत ज़्यादा है, तो भाई ठीक है कि 18 से 22 ना हमको नहीं बनाना, कट कर दिए, तो हम नहीं बनाएंगे उसको, नहीं देखेंगे हम उसको। तो इस तरह से आप यदि करोगे, लास्ट तक एक बार चले जाओगे ना, तो मेरे भाई आप बिल्कुल भरोसा करो, आप उन पजल को खोज पाओगे जो कि आपको सही में एग्जाम में बनाना है। क्योंकि मेंस जो है ना, वो कॉन्सेप्ट सबको पता होता है, लेकिन यहाँ पे बुद्धिमान वही होता है जो सही क्वेश्चन पकड़ ले कि उसको कौन सा क्वेश्चन बनाना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। यदि ये आपने सही पकड़ लिया तो आप मेंस में अच्छा कर जाओगे। समझ में बात को, कॉन्सेप्ट तो मैटर करता ही, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा मैटर करता है उस दिन एग्जाम के दिन में। तो मेरे ये तरीका अपनाओगे तो रीजनिंग में आपको बहुत फायदा होगा, साथ ही मैथ में भी फायदा होगा। तो छोटे क्वेश्चन रीजनिंग में करो, डायरेक्शन वाले करो, इनइक्वालिटीज आ रहे हैं, सिलोजिज्म आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो, उससे आपको फायदा मिलेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन जो थोड़े ऑब्जेक्टिव टाइप से के रहते हैं, जहां पर आपको ऑब्जेक्टिव से हल करना होता है, बहुत सारे सवाल होते हैं, वो भी आप कर सकते हो। थोड़ा टाइम लेगा लेकिन 2 नंबर दे देगा। समझ रही बात हो, तो रीजनिंग में हो गया। यही सेम चीज मैथ में भी है, मैथ में कॉन्सेप्ट आपके पास पढ़ा रहना चाहिए, और साथ ही में जब 1 से आप स्टार्ट करो तो लास्ट तक चले जाओ, और उन पोर्शंस को DI को हिट करो जो कि आपका अच्छा पोर्शन है। जैसे कभी कोई पार्टनरशिप से मिलेगा, आपको टाइम एंड वर्क से मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस से मिलेगा, परसेंटेज से मिलेगा, SI CI से मिलेगा, तो ये सब चीज़ों से आपको DI वहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हर बंदे का एक प्रॉफिट होता है, एक अच्छा होता है। तो कोशिश ये करना है कि जो टॉपिक पे आपको अच्छा पकड़ है, जैसे कि मैं यदि कोशिश करता था प्रॉफिट एंड लॉस पे, उन चीज़ों को ज़्यादा पकड़ता था क्योंकि मैं उसको जल्दी कर पाता था, ठीक है। पार्टनरशिप वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा उसमें कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ सकता है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह यदि आता है तो उसको अवॉइड कर सकते हो। टाइम एंड वर्क का यदि आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है तो आप उसको जल्दीबाजी में कर सकते हो। कॉन्सेप्ट आपको बहुत सारी किताबों से मिला होगा, आपने पढ़ रखा होगा। मैं कॉन्सेप्ट राकेश यादव को मैं फॉलो करता था, राकेश यादव सर की किताब को, बुक्स को, और
उनके क्लास नोट्स को, वहाँ से हमको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिला था। बाकी बहुत सारे सोर्स है, आपको पता है कि कॉन्सेप्ट आपको कहाँ से लेने हैं। तरीका वही है मैथ को भी करने का। मैथ को भी इसी तरह से क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक एक बार आपको जाना है और उसमें से जो भी क्वेश्चंस आपको लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, वो सारा क्वेश्चंस आपको टिक मार देना है, एक रफ कॉपी में लिख लेना है कि हाँ ये सब क्वेश्चन हमको करना है, और फिर जो है वापस आकर के आप वो सब क्वेश्चन करेंगे। तो ये वाली जो मेरी स्ट्रेटजी है, आप इससे एग्जाम को देंगे तो मैं आपको बिल्कुल वादा करता हूं कि आपका जो है बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम जाने वाला है, और साथ ही में आपका जो सिलेक्शन है इस बार किसी न किसी बैंक में जरूर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिए होगे। टेलीग्राम वाला ग्रुप का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, पहले भी बताया वीडियो में, उसको जाके आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पे आ जाओ, ठीक है। और भी बहुत सारी वीडियोज़ मैंने डाल रखी है, एक इंटरव्यू का मैंने वीडियो डाल रखा है, स्केल 3 ऑफिसर का जो हमारे ब्रांच के थे सीनियर मैनेजर, उनका इंटरव्यू है, साथ ही में और भी जो फैसिलिटीज बैंक में मिलती है सैलरी वाली, सारा चीज डाल रखा है यूपीएसपीओ के लिए। वो सब नहीं देखा तो जाके देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। साथ ही में अपना प्यार बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।